बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, रेप्लिकेशन होती क्या है जी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप लोग प्लान्ड डुप्लीकेशन करते हैं डाटा की, और वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर आप दो या दो से ज़्यादा जगहों के ऊपर आप लोग करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके बेशुमार मकासद हो सकते हैं। अब होता ये क्या है कि ये बेसिकली फ्रेगमेंटेशन से उलट होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं आप लोग कि कोई भी डाटा आपके पास ओवरलैपिंग नहीं होता, ठीक है। यानी अगर आप लोगों ने साइट 1 के ऊपर कोई 10 रिकॉर्ड रखे हैं, अगर मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की है, तो साइट 1 के ऊपर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 10 रिकॉर्ड्स रखे हैं, ठीक है, और साइट 2 के ऊपर आप लोगों ने 12 रिकॉर्ड्स रखे हैं। तो जो साइट 1 पे 10 रिकॉर्ड्स हैं और साइट 2 पे जो 12 रिकॉर्ड्स हैं, इनका अगर आप लोग आपस में इनको चेक करें, इंटरसेक्शन लें, तो आपके पास नल आएगा, नल सेट आएगा। कहने से मुराद ये है कि वो डिसजॉइंट होते हैं आपस में। डिसजॉइंट से मुराद आपको पता है कैसे दो सेट्स जिनको आपस में उनका इंटरसेक्शन लें तो आंसर नल आए, तो वो हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो ये बेसिकली डिसजॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें उलट है, रेप्लिकेशन में उलट है कि आप अगर इन दोनों को आप लोग चेक करें तो वो दोनों की जो कॉपीज हैं वो क्या होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं, क्योंकि सेम डाटा आप लोग मुख्तलिफ जगह पे रख रहे हैं। तो मकसद इसके जो है वो काफ़ी होते हैं। आगे जाके एडवांटेजेस के अंदर जाके इसको मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा कि इसके जो है वो मज़ीद मकासद इसके क्या होते हैं, ये इसका फ़ायदा क्या है, रेप्लिकेशन क्यों की जाती है, रेप्लिकेशन किस किस तरीके से की जा सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी रेप्लिकेशन के। सबसे पहली बात तो ये है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किस सेंस में है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ 4 से 5 जो सिस्टम्स हैं, साइट्स हैं सॉरी, वहाँ पे आप लोगों ने डेटा की रेप्लिकेशन की हुई है। अब होता ये है कि एक साइट डाउन हो जाती है तो यूज़र को तो नहीं पता, ठीक है, उसको तो डेटा से गर्ज है, तो वो उसको क्या करता है कि वो उसको रीडायरेक्ट कर देता है दूसरी साइट के ऊपर। मिसाल के तौर पे देयर आर 3 साइट्स एंड एक साइट जो है वो आपके पास डाउन हो जाती है, साइट 1 मिसाल के तौर पे डाउन है। तो इससे मुराद ये है कि उसको वो सिस्टम जो है उसको रीडायरेक्ट कर देता है साइट 2 पे। यानी जो भी क्वेरीज साइट 1 पे आ रही हैं उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है साइट 2 पे, या जो भी करीबी साइट हो, करीबी साइट, ठीक है। अब अगर मैं साइट 2 कह रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइट 2 पे ही रीडायरेक्ट करे, मुमकिन है वो साइट 3 पे कर रहा हो, क्योंकि साइट 3 पे रीडायरेक्ट करने से कॉस्ट जो है वो कम आ रही हो, ठीक है जी। तो ये रिलायबिलिटी इस सेंस में बढ़ती है, ठीक है, कि आपके पास सिस्टम जो है वो अवेलेबल रहता है, प्लान्ड अप टाइम आपका बढ़ जाता है। अगर कोई साइट डाउन भी होती है तो ठीक है, नो इशू एट ऑल, आपका जी दूसरा सिस्टम उस वक्त दूसरी साइट अवेलेबल है। हाँ, रिस्पांस थोड़ा सा इस वजह से कि एक साइड से क्वेरी जो है वो दूसरी साइड पे जा रही है, इस वजह से रिस्पांस आपका डिले हो सकता है, ठीक है। आपको जो वैसे जो रिस्पांस मिल रहा था वो शायद आपको जल्दी मिल रहा था, लेकिन क्योंकि रीडायरेक्ट हो रही है तो वो आपको रिस्पांस लेट मिल सकता है। इसमें एक और चीज़ आती है कि यूज़र को नहीं पता चलता। आपने शुरू में बात की थी ट्रांसपेरेंसी की। यूज़र को ना ही पता होता है कि मैं किस फ्रेगमेंट से डाटा ले रहा हूँ, ना ही उसको इस बात का पता चल रहा है क्या ये रेप्लिकेटेड डाटा है, ना ही उसको पता ये चल रहा होता है ये किस साइट से डाटा आ रहा है। साइट ट्रांसपेरेंसी होती है, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी होती है, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी होती है। इन तीनों ट्रांसपेरेंसीज को मेक श्योर किया जाता है। अब दूसरा यहाँ पे चीज़ आती है आपके पास फास्ट रिस्पांस। अच्छा, ये जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि डिले रिस्पांस आता है, वो बेसिकली किस वजह से था, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस वजह से था कि एक साइट आपके पास डाउन हुई और दूसरी साइट पे आपने उसको रिडायरेक्ट किया, दैट्स वाई वो डिले हो सकता है रिस्पांस के अंदर। जबकि फास्ट रिस्पांस, अभी जो दूसरा एडवांटेज है ये कैसे हो सकता है, रेप्लिकेशन का ये एडवांटेज कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास, आपको पता है कि दो तीन किस्म के सिस्टम हो सकते हैं। पहले तो दो किस्म के ये होते हैं कि आपके पास एक सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम है, दूसरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर भी आपके पास आपको मल्टीपल किस्में हैं। आपके पास आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, आपके पास जो रेप्लिकेशन हो सकती है। अब हमने ये समझना है कि रेप्लिकेशन किस तरीके से फास्ट रिस्पांस करती है। मैंने अक्सर आपको एग्जांपल दी है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक डेटाबेस बनाई जिसके अंदर प्राइस इन्वेंट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी उसमें आप लोगों ने प्राइस जो है वो लाइक आप कह लें प्राइस लिस्ट है, डेली बेसिस के ऊपर आप उसको अपडेट करते हैं, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे जो सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया जो, और उसके तमाम रेप्लिकेशंस मुख्तलिफ जगह पे, या इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत या पाकिस्तान गवर्नमेंट के तहत इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, और उसकी रेप्लिकेशन जो है वो हर सिटी के अंदर एक एक रख दी। ठीक है जी, उस डेटाबेस की। अब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है, मुमकिन है कि वो अगर सियालकोट वाली जो रेप्लिकेटेड सिस्टम है वहाँ से अगर डाटा फेच करता है, किसी की प्राइस फेच करता है, तो वो जल्दी फेच हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर उसको वफाक से, यानी कि सेंट्रल से, इस्लामाबाद से उसको फेच करना पड़ता है। ऑब्वियसली जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको काफ़ी दूर से उसको फेच करना पड़ रहा है, कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो यही अगर एप्लीकेशन करीब उसके पड़ी होगी। अब मैं तो इसको बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जब चीज़ें बड़े लेवल पे, सब कॉन्टिनेंट लेवल पे चली जाती हैं, तो इस पे फिर इसमें जाके जो है वो ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। वैसे पाकिस्तान लेवल पे एक इतने छोटे से हिस्से में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हम अक्सर जो है वो डेटाबेस अपनी फेच कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी विद इन सेकंड्स हमारे पास डेटा हमारा शो हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो चीज़ें आप लोग नादरा की साइड पे, या आजकल कोविड है तो इसकी वैक्सीनेशन के लिए आप लोग जब डाटा फेच करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल विद इन सेकंड्स आपको डाटा शो हो जाता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आखिर थोड़ा सा तो डिले आता होगा। अगर वही डेटा आपके करीब तरीन पड़ा हो, तो रेप्लिकेशन की सूरत में तो आप उसको बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो वो वही बात के प्राइस मिसाल के तौर पे फेच करने वाली बात है, तो आप उसको अगर करीब से फेच कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत कि आप उसको गुजरात वाली साइड से करें या लाहौर वाली साइड से करें। अगर सियालकोट की साइड डाउन है तो फिर ऐसा हो सकता है कि रीडायरेक्ट कर दिया जाए, लेकिन वो भी यूजर को पता नहीं चलता। तीसरी चीज, मे अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी रूटीन्स इफ रेप्लिकेटेड डाटा इज रिफ्रेश एट स्केड्यूल्ड इंटरवल। अब होता ये है कि आप लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदगियों से आप बच सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन से, और इंटेग्रिटी रूटीन से आप बच सकते हैं इफ रेप्लिकेटेड डाटा इज रिफ्रेश्ड एट स्केड्यूल्ड इंटरवल्स। अब देखें, अगर आप रेप्लिकेशन को आपने की हुई है, तो आपको पता है आपको डाटा अपडेट भी करना है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी वही बात आपके साथ की कि मिसाल के तौर पे प्राइस जो कंट्रोलर है वो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ, वो हर सिटी की प्राइस को कंट्रोल करता है। अब 24 घंटे के बाद एक चीज की प्राइस जो है वो चेंज होती है, तो एक रेगुलर इंटरवल रखा जाएगा कि जी एट 12 o'clock जिन जिन चीजों की प्राइस को उसने अपडेट करना है वो उस वक्त करेगा। बात की समझ आ गई? तो जब एक रेगुलर इंटरवल रख दिया जाएगा कि भाई इस इंटरवल पे इस वक्त डेटा को जो है वो अपडेट करना है, तो इन बहुत सारी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। रेप्लिकेशन में होता ही है कि आप लोगों ने सिंक्रोनाइज भी तो करना होता है डेटा को, कि जो एक साइड पे पड़ा है डाटा वही दूसरी साइड पे होना चाहिए। ये तो नहीं है कि एक साइड पे, अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बैंक के अंदर हम कभी भी रेप्लिकेशन यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक बंदा सियालकोट से जो है वो पैसे विड्रॉ करवा लेता है, उसकी रेप्लिकेशन जो है वो गुजरांवाला में पड़ी हुई है, तो अगर उसको फौरन अपडेट वहां पे नहीं किया जाता तो वो वहां से भी निकलवा लेगा जाके उतने ही पैसे, बैलेंस से, मिनिमम बैलेंस से भी ज्यादा अमाउंट वो निकलवा लेगा जो उसकी करंट इस इधर शो हो रही है। तो बैंक तो इसको कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। हम अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक हम चूज करते हैं कि either we have to replicate the data, or we want to go for the fragments, or we want to go for the central system। ये आप पे फिर डिपेंड कर रहा होता है। आप एप्लीकेशन को देखते हुए ये चीजें डिसाइड करते हैं। फिर आता है हमारे पास डीकपल्स नोड्स। इससे क्या मुराद है, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि अगर कोई नोड इनमें से डाउन भी हो जाती है, तो आप लोग उसको दूसरी नोड्स की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका। ठीक है जी, आप उसको मुमकिन है कि एक साइड जो है वो आपके पास डाउन हो गई है, तो नो इशू एट ऑल जी, आपके पास एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई है, आपके पास वहाँ से डेटा आ जाएगा। वही बात है कि रिस्पॉन्स डिले हो सकता है, लेकिन आपके पास जो डेटा है वो ज़रूर आएगा। और आप वही कोशिश करते हैं जो करीब तरीन आपके पास जो होता है, आप उसके साथ उसका जो है कनेक्शन कर देते हैं। फिर आता है अनटिल, जब तक आप उस साइट को बहाल नहीं कर पाते। जब आप साइट बहाल कर लेते हैं तो फिर तो क्वेरीज उधर ही इंटरटेन होना शुरू हो जाती हैं। तो अगला एडवांटेज ये है रिड्यूस्ड नेटवर्क ट्रैफिक एट प्राइम टाइम का। आपको पता है कि आप इसको ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल जी। अगर आपके पास एक दरमियान में एक सेंट्रल है,
सेंट्रल जो है आप लोगों ने सिस्टम यूज़ किया हुआ है, या आप लोगों ने मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स भी यूज़ किए हुए हैं, तो आपको पता है जो एक फ्रैगमेंट में डाटा पड़ा है वो दूसरे फ्रैगमेंट में नहीं पड़ा। तो अगर एक यूज़र को या 10 यूज़र्स को एक ही वक्त में उसी फ्रैगमेंट का डाटा रिक्वायर्ड है तो उन्होंने उसी साइट पे जाना है। लेकिन रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। रेप्लिकेशन में ये देखा जाएगा कि करीब तरीन साइट कौन सी है, वहां से देखेगा उसकी दौड़ उधर खत्म है, वहां से डाटा लेके वापस, दैट्स इट। लेकिन जब आप लोग फ्रैगमेंटेड डाटा या फिर सेंट्रल डाटाबेस सिस्टम यूज करते हैं तो आपके पास ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो जब आप लोग रेप्लिकेशन यूज करते हैं तो ट्रैफिक आपके ऑब्वियसली कम हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल साइट्स के ऊपर उसकी कॉपीज पड़ी हुई हैं, तो देयर इज नो नीड टू गो टू फॉर द सेंट्रल साइट और द फ्रैगमेंटेड साइट और अदर साइट्स। ओके, सो एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेड ऑफ्स होते हैं हर चीज़ के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग आपकी एप्लीकेशन क्या है, आप अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक जो है उसको देखते हैं कि किसको आप लोगों ने चूज़ करना है, कि आपने एप्लीकेशन को चूज़ करना है या दूसरे को चूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिसएडवांटेज पहला कि एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज स्पेस। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप लोगों ने 3 साइट्स या 4 साइट्स या 5 साइट्स आप लोगों ने बनाई हुई हैं तो हर साइट के ऊपर स्टोरेज तो लगेगी, हर साइट के ऊपर अपने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए, दिस इज द डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको ट्रेड ऑफ है आपका कि आप स्पेस को, आपको कोई मसला नहीं है, तो आप दूसरे डिसएडवांटेजेस भी देख लें, फिर उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। फिर अगला डिसएडवांटेज ये है कि एडिशनल टाइम फॉर अपडेट ऑपरेशन। बिल्कुल जी, आपको पता है कि एक रेप्लिकेशन के अंदर अगर आपका पास डाटा अपडेट हुआ है तो वो ज़रूरी है कि वो हर रेप्लिकेशन के अंदर डेटा को अपडेट किया जाए। मैं आपको पहली मिसाल दे चुका हूँ कि मिसाल के तौर पे चिकन का जो रेट है वो आपके पास जो है वो कम या ऊपर जाता है, तो सेंट्रल से मिसाल के तौर पे कंट्रोल की जा रही है प्राइस, तो वो उसको वहां से सब जगहों पे अपडेट करेगा ना। ये तो नहीं है कि वो इस्लामाबाद में अपडेट कर दे तो सियालकोट लाहौर के लिए अपडेट ना करे। ऐसे ही ये है कि आपके पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो रेप्लिकेटेड है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी कि एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास वो एग्जाम ब्रांच के अंदर है, आपके पास वो कैंटीन के ऊपर है। तो एक स्टूडेंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट किया जाता है, तो वो एक ही जगह के ऊपर अपडेट हो जाता है, बाकी जगहों पे नहीं करते, तो वो तो इनकंसिस्टेंट डाटा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट रेप्लिकेशन हो जाएगी। तो रेप्लिकेशन भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ अपडेटिंग, ऑब्वियसली जब आप लोगों ने रेप्लिकेशन की हुई है तो आप लोगों ने उसको जब अपडेट करना है तो वो भी एक कॉस्टली प्रोसेस है कि आपने हर एक रेप्लिकेटेड साइट को आप लोगों ने अपडेट करना है, उसके लिए फिर कॉस्ट भी है, जाहिर सी बात है। फिर हमारे पास आ जाता है इंटेग्रिटी एक्सपोजर ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट डाटा इफ रेप्लिकेटेड डाटा इज नॉट अपडेटेड सिमल्टेनियसली। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर किसी वजह से डाटा अपडेट नहीं हुआ तो आप लोग इनकरेक्ट डाटा भी ले जाते हैं, यानी कि आपके पास इनकरेक्ट डाटा के चांसेस भी होते हैं। तो या फिर आप एक ही वक्त में अगर इकट्ठे आप लोग उसको डाटा को अपडेट कर दें फ्रॉम मल्टीपल रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस, तो मुमकिन है कि जो पहला जो इंस्टेंस है वो दूसरे इंस्टेंस के साथ रिप्लेस हो जाए, जबकि दोनों हमें चाहिए, तो उसमें से कुछ डाटा उधर से चाहिए था, कुछ उधर से चाहिए था, तो ये भी एक मसला आ जाता है। देयरफॉर बेटर व्हेन यूज्ड फॉर नॉन वोलेटाइल डाटा, ठीक है जी। तो जब आप लोग, अच्छा, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल डाटा क्या होता है? वोलेटाइल डाटा वो होता है जो कि कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है, ट्रांजैक्शनल डाटा बेसिकली। नॉन वोलेटाइल वो डाटा होता है जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता। मसलन मैंने आपको प्राइस कंट्रोल के बारे में बताया, तो ये आपको पता है 24 घंटे के बाद इसको अपडेट करना है, नो इशू एट ऑल। लेकिन बैंक का सिस्टम देखें तो वो वोलेटाइल डाटा है, वहां पे तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक सेकंड का भी डिले, ठीक है। तो वो तो हमें सेंट्रल ही सिस्टम चाहिए है जी, ठीक है। और अगर फ्रेगमेंट्स भी चाहिए हैं तो वो मतलब एक अकाउंट में पर्टिकुलर, लेकिन आपको पता है क्योंकि आप लोग उसको पाकिस्तान की किसी भी सिटी में एक्सेस कर सकते होते हैं, तो दैट्स वाई वो सेंट्रल ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप लोग अफोर्ड कभी भी नहीं कर सकते ना ये चीज़ कि आप लोग जो है उसको रेप्लिकेशन करें। तो नॉन वोलेटाइल के लिए होता है, नॉन वोलेटाइल से मुराद ये है कि डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट ना हो रहा हो। अब आते हैं रेप्लिकेशन आर्किटेक्चर इन सीक्वल सर्वर, ठीक है जी, जिसको आप लोग एसक्यूएल सर्वर भी कहते हैं, सीक्वल भी आप लोग कह सकते हैं। तो इसके अंदर रेप्लिकेशन आर्किटेक्चर क्या क्या है उसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं। रेप्लिकेशन यूजेस ए पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा, ठीक है जी। हमारे पास एक पब्लिश होता है और एक सब्सक्राइब भी एक मॉडल है, जिसके अंदर आपके सामने नजर ही आ रहा है आपको कि एक पब्लिशर यूज होता होगा, एक सब्सक्राइबर यूज होता होगा। अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर आप लोग यूट्यूब अगर यूज़ करते हैं तो जो पब्लिशर होता है उसको आप सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो वो जितनी भी वो चीज़ें पब्लिश करता है आपको वो
शो हो रही होती हैं कि ये जी अब इस पब्लिशर ने ये नई चीज़ जो है वो जारी की है। तो ऐसे ही जो पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल है कि जितने भी रेप्लिकेटेड साइट्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, पब्लिशर को सब्सक्राइब कर लेती हैं। तो जैसे ही पब्लिशर कोई चीज़ पब्लिश करता है तो रेप्लिकेटेड जो साइट्स होती हैं वो उसको अपने अंदर सिंक कर लेती हैं, यानी कि अपडेट कर लेती हैं। बात तो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, मजीद इसको पढ़ते हैं। पब्लिकेशन क्या होती है? पब्लिकेशन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा एंड ऑब्जेक्ट्स दैट वी वांट टू रेप्लिकेट टुगेदर, यानी उन वो तमाम तक का तमाम डाटा या ऑब्जेक्ट्स जिनको आप लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं इकट्ठा किसी भी उस रेप्लिकेशन साइट के ऊपर, रेप्लिकेटेड साइट के ऊपर, उसको हम लोग पब्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि इवन इवन जो वीडियो पोस्ट की जाती है ये भी एक इटसेल्फ एक पब्लिकेशन है, ठीक है जी। अब वो पब्लिकेशन किस टाइप की है वो तो डिपेंड करता है, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल जी एक डेटाबेस पब्लिकेशन कर रहे हैं, डेटाबेस की डेटा की पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही चीज़ जो है वो रेप्लिकेट हो रही होगी। अब इसमें जो यूज़ होता है एक सर्वर, वो उसको हम लोग कहते हैं पब्लिशर। तो ये पब्लिशर सर्वर का क्या काम है? इसने बेसिकली ये डेटा का सोर्स है, ठीक है। इसको सब रेप्लिकेटेड साइट्स ने इसको फॉलो करना है। जितने भी बाकी तमाम के तमाम सर्वर हैं या जितने भी आपके पास जो रेप्लिकेटेड साइट्स हैं, उन तमाम ने इस पब्लिशर, जिसको आपने पब्लिशर डिक्लेयर कर दिया है ना, इन सब ने यानी कि रेप्लिकेटेड साइट्स ने उस पर्टिकुलर सर्वर को फॉलो करना है जिसको आपने पब्लिशर डिक्लेयर किया हुआ है। उन्होंने उसको फॉलो करना है। जितनी भी उसकी तरफ से कोई डेटा अपडेट किया जाता है तो वो सारी के सारी उसको सिंक कर लेते हैं अपने अंदर, उसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि अपडेट कर लेते हैं। सब्सक्राइबर आपको पता है, जिसने ऑब्वियसली जो रेप्लिकेटेड साइट्स हैं वो सब्सक्राइबर कहलाएंगी यहाँ पे, जिन्होंने, अब ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर 10 साइट्स बट वी ओनली सब्सक्राइब 2 or 3 साइट्स टू द पब्लिशर, ठीक है, मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। तो जो अदर साइट्स हैं वो तो सब्सक्राइबर नहीं फिर कहलाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्सक्राइबर जो है वो उसको साइट कहा जा सकता है, रेप्लिकेटेड साइट कहा जा सकता है, लेकिन हर रेप्लिकेटेड साइट सब्सक्राइबर नहीं हो सकती। ये भी आप लोगों ने बात ज़हन में रखनी है। तो मुमकिन है कि आपने 5 साइट्स को जो है वो सब्सक्राइबर साइट बना दिया और 5 को ना बनाया हो। तो ए सब्सक्राइबर इज ए सर्वर दैट रिसीव्स द डाटा रेप्लिकेटेड बाय द पब्लिशर। वही बात है, इसने सब्सक्राइबर ने क्या करना है कि उसने रिसीव करना है डाटा जो कि रेप्लिकेशन हुई है, उसके अंदर जो भी चेंजिंग्स आई हैं वो पब्लिशर की तरफ से वो उसने अपडेट कर लेनी है। सब्सक्राइबर डिफाइंस द सब्सक्रिप्शन टू अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन। वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब एक होता है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये भी एक जो है वो सर्वर है। इसने क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है? इसने पब्लिशर से डाटा लेना है और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू द रेप्लिकेटेड साइट्स, ठीक है। A distributor is a server that performs various tasks when moving article from publisher to subscriber। इसने सारी की सारी ये चीज़ें जो है देखनी होती हैं। The actual tasks performed depend on the type of publication performed। जो मेजर टास्क है जो परफॉर्म किया जाता है वो डिपेंड कर रहा होता है किस किस्म की पर एप्लीकेशन परफॉर्म की जा रही है। एप्लीकेशन की बहुत सारी किस्में आगे जाके भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन सबको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सीक्वल सर्वर के अंदर एप्लीकेशन एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स बेसिकली आप सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को कहते हैं, मॉड्यूल को कहते हैं, या कंपोनेंट को बेसिकली कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से सीक्वल सर्वर के अंदर एजेंट्स हैं? एजेंट्स आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज्ड इन रेप्लिकेशन। जितने भी रेप्लिकेशन के अंदर यूज करते हैं हम लोग उसको एजेंट्स कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के एजेंट्स हैं। स्नैपशॉट है, मर्ज एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है, लॉग रीडर एजेंट है। अगर हम बात करें पहला स्नैपशॉट एजेंट के बारे में, तो स्नैपशॉट ऐसे ही काम करता है जैसे आपका स्क्रीनशॉट वर्क करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्या वर्क करता है कि आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं सिस्टम की, मोबाइल की जो भी करंट स्टेट है, जो भी उस वक्त उसके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चीज़ है, वो सारी की सारी कैप्चर हो जाती है। तो जो रेप्लिकेशन जो स्नैपशॉट एजेंट है, ये भी क्या किया जाता है, इसको एक इंटरवल रखा होता है कि आपने इतनी देर बाद चलना है, तो आपने सिस्टम की जितनी भी डिटेल्स है उसको कैप्चर कर लेना है। रन एटलीस्ट वंस इन द ऑल रेप्लिकास, ठीक है, यानी उसको वो अपडेट कर देता है। वो सिस्टम की जो स्टेट होती है, जो कि पब्लिशर की स्टेट होती है, उसको वो क्या कर देता है, उसमें तब सब में अपडेट कर देता है। एक ही दफ़ा उसने रन करना है। तो ये तो हो गया स्नैपशॉट एजेंट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, इसने क्या करना है, परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। कौन कौन सी? मेनली डिस्ट्रीब्यूट्स पब्लिकेशन टू सब्सक्राइबर, यानी इसने जो इसका मेन काम होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट का, इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का, इसने ये करना होता है
इसने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं पब्लिकेशंस, ठीक है, जो भी पब्लिकेशंस होती हैं डाटा की, उनको सब्सक्राइबर्स तक जो है इसने पहुंचाना होता है। फिर आता है लॉग रीडर एजेंट। अच्छा, अब ये क्या होता है जी, इसने करना ये होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स हैं या जितने भी ट्रांजैक्शनल डाटा है, लॉग्स हैं, तमाम के तमाम सर्वर के जितने भी इन्वॉल्व हैं उसको उसने रीड करना होता है। ठीक है, नाम से पता चला लॉग रीडर एजेंट है। ये लॉग्स जितने भी देखें आप लोग, इवन सिस्टम कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं, कोई कुछ लाइक हमारा जो LMS है या फिर कुछ इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका एक लॉग मेंटेन किया जा रहा होता है, किसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। तो उन लॉग्स को बाद में रीड भी किया जा सकता है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आया। तो यहाँ पे एजेंट का काम भी यही होता है कि इसने लॉग्स रीड करने होते हैं, व्हाट आर द चेंजेस बिफोर एंड नाउ। ठीक है, डिफरेंस निकालना होता है ना कि सिस्टम की स्टेट अब क्या है और पहले क्या आती है, उसके दरमियान डिफरेंस ले लेता है, ये जी चेंजिंग्स आई हैं, उन चेंजिंग्स को सब में अपडेट कर देता है। बात की समझ आई है? यानी कि मैं आपको दोबारा बता दूं, सिस्टम 5 मिनट पहले उसकी स्टेट ये थी, यूजर लॉगिन हुआ, 5 मिनट के बाद उसकी स्टेट कुछ और हो गई। अब उन दोनों स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस निकाला जाता है। अब जो डिफरेंस आता है वो समझा जाता है कि दीज आर द चेंजिंग्स दैट हैज बीन अकर्ड इन द सिस्टम एंड दैट शुड बी अपडेटेड इन ऑल रेप्लिकास। ठीक है जी। फिर आता है मर्ज एजेंट्स। इसने क्या करना होता है जी, मेल्ट चेंजेस फ्रॉम द डिफरेंट सर्वर मेड सिंस लास्ट स्नैपशॉट। आखिरी स्नैपशॉट जब भी लिया गया है उसके मुताबिक तमाम चेंजेस को अपडेट कर दिया जाता है किसकी जानिब से, मर्ज एजेंट की जानिब से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब इसमें पुश और पुल सब्सक्रिप्शन होती है। अब ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे रन कर रहा है। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि रेप्लिका यहाँ के रेप्लिकेशन साइट्स के ऊपर रन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन को पुल करेगा। बात की समझ आ रही है? भाई खींचनी है ना उसने सब्सक्रिप्शन, तो वहाँ पे पुल करेगा, वो लेके आएगा उनको। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर रन कर रहा है पब्लिशर की जानिब, तो वहां से डेटा को पुश किया जाएगा। आपको समझ आ गई होगी कि पुश और पुल में क्या फर्क है। ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ पे रन किया जा रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिशर साइड पे रन हो रहा है तो पुश किया जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर साइट्स के ऊपर रन कर रहा है तो वहां पे हम पुल करेंगे। रेप्लिकेशन मॉडल्स हैं जो कि SQL सर्वर के अंदर हैं आपके पास। तो ये देखें कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपके पास पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर जो सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है, वो एक ही जगह पे हैं, दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे पुश की जाएगी पब्लिकेशन, और यहाँ पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर और यानी कि ये एक ऐसा सेंट्रल पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर वो है आर्किटेक्चर है, जहाँ पे आपके पास जो पब्लिशर है और डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर है वो एक ही जगह पे हैं, और वहाँ से रेप्लिकेशंस को, सॉरी, डाटा जो है वो रेप्लिका साइट्स को पुश किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर एक साइड पे है, यानी कि रिमोट डिस्ट्रीब्यूटर है, एक दूसरी साइड पे है, पब्लिशर एक तीसरी साइड पे, मतलब एक और साइड पे है, जबकि सेंट्रल पब्लिश उसको जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि ये देखें, इसको ज़रा समझें, ये साइट 1 है मिसाल के तौर पे, ये साइट 2 है, ठीक है, ये साइट 2, ये साइट 3 है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे साइट 3 है, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है ये हमारे पास, और ये हमारे पास पब्लिशर है। अब इसने पब्लिशर पब्लिकेशन की तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसमें से पुल किया, क्या किया, पुल किया, पब्लिकेशन को पुल किया, पुल करके उसने उन पब्लिकेशन को पुश कर देना है इन तमाम साइट्स के ऊपर, ये साइट्स के ऊपर। सो दिस इज हाउ द सेंट्रल पब्लिशर रिमोट डिस्ट्रीब्यूटर आर्किटेक्चर वर्क्स। ठीक है, इस आर्किटेक्चर को कहते हैं सेंट्रल पब्लिशर रिमोट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है जी। और यहाँ पे पब्लिशर और सेंट्रल पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है। ठीक है जी। तो रेप्लिकेशन मेथड आपके पास 3 है, आपको पता ही है, इस पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एजेंट्स की बात हो रही थी, अब इसके साथ रेप्लिकेशन आ गई हैं। स्नैपशॉट रेप्लिकेशन है, ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन है, और उसके बाद मर्ज रेप्लिकेशन है। तो स्नैपशॉट रेप्लिकेशन, जब आप लोगों ने सब्सक्राइबर को सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस चाहिए, उसने उसको अपडेट नहीं करना, सब्सक्राइबर को सिर्फ उसको रीड करना है। ठीक है जी। हायर लेटेंसी, और वहाँ पे आप लोग उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास बैंडविड्थ आपकी लो है। ठीक है जी। और तमाम इनिशियली ये तमाम जगहों पे यूज़ होता है, और ये भी पुश और पुल भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसको करने का तरीका ये सारे आगे स्टूडेंट्स आपके पास ये स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, ये देखें। ठीक है।
तो मैं स्लाइड्स जो हैं वो आपको अपडेट कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, आपके गूगल क्लासरूम में भी कर देता हूँ और यहाँ पे लिंक भी दे देता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको नेक्स्ट इसको परफॉर्म भी करके देख लें एकदम अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर। स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस हैं सारी की सारी, तो इसको करके देख लीजिएगा। जो रीडिंग मटेरियल था वो या जो कंसेप्चुअल मटेरियल था वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हम लोग अब अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।